ये है एशिया का मैप और ये है रशिया, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री, जिसके वेस्ट में मौजूद है बाल्टिक सी और ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन। एक ऐसी कंट्री जिसमें 11 टाइम जोन्स है और जिसका एरिया इतना बड़ा है कि वो एशिया से यूरोप तक फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने बड़े रशिया की एक छोटी सी टेरिटरी और भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि रशिया का मैप देखते समय ना इस छोटे से टेरिटरी को लोग अक्सर मिस कर देते हैं और इसका नाम है कालिनिंग्राड ऑब्लास्ट, जो रशिया के 46 ऑब्लास्ट में से एक है। लेकिन ये रशिया से 835 किलोमीटर दूर है। कालिनिंग्राड ऑब्लास्ट लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये छोटा सा एरिया है जो नॉर्थ में बाल्टिक सी से लगा हुआ है। 15,125 किलोमीटर स्क्वायर में फैली कालिनिंग्राड की ये छोटी सी टेरिटरी आखिर रशिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और आखिर रशिया से इतना दूर होने के बावजूद कालिनिंग्राड रशिया का पार्ट कैसे बन गया और आज तक भी कैसे बना हुआ है। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, रशिया का पार्ट बनने से पहले कालिनिंग्राड जर्मनी की एक टेरिटरी हुआ करती थी और इसका नाम कोनिग्सबर्ग था, जहां पर कभी 2.6 मिलियन जर्मन्स रहा करते थे। लेकिन कोनिग्सबर्ग का फॉर्मेशन आज से 700 साल पहले हुआ था, जब 13th सेंचुरी में ट्यूटोनिक नाइट्स ने इस रीजन को जीत लिया था और यहाँ पर कोनिग्सबर्ग शहर को बसाया था। और ये 1660 तक डची ऑफ प्रुशिया की कैपिटल सिटी थी, लेकिन उसके बाद कैपिटल को बर्लिन ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि फिर भी ये ईस्ट प्रुशिया की सबसे मेजर सिटीज में से एक बनी रही। इसके बाद 7 इयर्स वॉर के दौरान रशिया ने कोनिग्सबर्ग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 4 साल बाद साल 1762 में उन्होंने फिर इसे प्रुशिया को वापस कर दिया था। अब 1871 में किंगडम ऑफ प्रुशिया जर्मन एम्पायर का पार्ट बन गया और तब से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक यानी 1945 तक ये रीजन जर्मनी के ही कंट्रोल में था। साल 1941 में नाजी जर्मनी ने रशिया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का पार्ट था, उसके कैपिटल मॉस्को पर एयर स्ट्राइक्स किए थे और इस बात का बदला लेने के लिए सोवियत यूनियन ने ब्रिटेन के साथ मिलकर कोनिग्सबर्ग में कई बार भारी बमबारी की, जिसमें कोनिग्सबर्ग के 40% हाउसेस और 20% इंडस्ट्रीज तबाह हो गई थी। कोनिग्सबर्ग और ईस्ट प्रुशिया के रीजन में उस टाइम पर 2.6 मिलियन जर्मन्स रहते थे, जिसमें से 2 मिलियन लोग इस तबाही की वजह से कोनिग्सबर्ग छोड़कर जर्मनी चले गए। 9 अप्रैल 1945 को सोवियत यूनियन ने कोनिग्सबर्ग को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन तब तक वॉर की वजह से 90% कोनिग्सबर्ग तबाह हो चुका था। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद एलाइड पावर्स यानी कि ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने मिलकर जर्मनी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और चारों कंट्रीज ने एक एक पार्ट अपने कंट्रोल में कर लिया। जर्मनी ने पोलैंड का जो पार्ट वॉर के दौरान अपने कब्जे में कर लिया था ना, वो पोलैंड को वापस कर दिया गया और ईस्ट प्रुशिया का रीजन जो वॉर के पहले जर्मनी के कंट्रोल में था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके साउथ वाले पार्ट को पोलैंड को दे दिया गया और नॉर्थ वाला पार्ट यानी कि कोनिग्सबर्ग सोवियत यूनियन को मिला। इसके बाद साल 1949 में यूके, यूएस और फ्रांस ने जर्मनी का जो एरिया लिया था उसको उन्हें वापस कर दिया और वेस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन किया और जर्मनी का जो पार्ट पिछले सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था ना, उससे ईस्ट जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ। अब जो बचे कुछ जर्मन्स वहां पर रह गए थे उनको भी वहां से निकाल दिया गया और इसके बाद रशिया ने वहां पर रशियन लोगों को भेजना शुरू कर दिया और उस एरिया को रशियन लोगों से दोबारा पॉपुलेट किया और अभी वहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब है। तो दोस्तों, सोवियत यूनियन की टेरिटरी बनने के बाद साल 1946 में कोनिग्सबर्ग का नाम बदलकर बोल्शेविक रेवोल्यूशनरी मिखाइल कालिनिन के ऑनर में कालिनिनग्राड कर दिया गया। इसके बाद यूएस और सोवियत यूनियन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई और इस दौरान सोवियत यूनियन ने कालिनिनग्राड के इस रीजन में अपनी नेवल शिप्स और आर्म्ड फोर्सेस को तैनात कर दिया था। साल 1990 में वेस्ट और ईस्ट जर्मनी आपस में रीयूनाइट हो चुके थे। कोल्ड वॉर अपने एंड पर था जबकि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रहा था और फाइनली साल 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और रशिया, यूक्रेन, लिथुआनिया, बेलारूस और लातविया जैसे टोटल 15 रिपब्लिक कंट्रीज में ब्रेक हो गया। लेकिन कालिनिनग्राड का रीजन ना रशियन फेडरेशन के कंट्रोल में बना रहा था। साल 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स करने के बाद रशिया ने कालिनिनग्राड में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करना शुरू कर दिया। वहां पर बहुत सी मिसाइल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी ट्रांसफर किया गया। साल 2008 में कालिनिनग्राड में रशिया के 30 शिप्स, 3 डीजल सबमरीन्स और मरीन्स और टैंक्स की एक ब्रिगेड तैनात कर दी थी। आर्मी की बात की जाए तो डेटा के अकॉर्डिंग साल 2010 में कालिनिनग्राड डिस्ट्रिक्ट में रशिया के 811 टैंक्स, 345 रॉकेट्स एंड आर्टिलरी
सिस्टम्स और 1239 आर्मर्ड व्हीकल्स थे। इसके अलावा 11,600 मिलिट्री ट्रूप्स थे। इसके बाद साल 2015 में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूक्रेन क्राइसिस और नाटो के बढ़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए रशिया ने कालिनिनग्राड में मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का डिसीजन लिया था। रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर्स भी कालिनिनग्राड ओब्लास्ट में ही है। साल 2004 में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया भी नाटो ज्वाइन कर लेते हैं। नाटो एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है जिसके तहत अगर कोई एक नाटो मेंबर पर अटैक करता है ना तो वो सभी नाटो मेंबर्स पर अटैक समझा जाएगा और सभी लोग मिलकर उस दूसरे कंट्री पे हमला कर देंगे। नाटो में कुल 32 मेंबर्स है इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा और इसी साल मार्च में स्वीडन ने भी नाटो को ज्वाइन किया है। अब रशिया के लिए कालिनिनग्राड की इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एक तरह से यूरोप की नाटो कंट्रीज के बीच में रशिया की एक मिलिट्री बेस की तरह काम करता है। क्योंकि अगर आप मैप से देखेंगे ना तो कालिनिनग्राड के ईस्ट में लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है और ये तीनों ही नाटो मेंबर्स है और इसके साउथ वेस्ट में है बेलारूस जो कि रशिया का एलाई है और यूक्रेन वॉर में जिसने रशिया का बहुत सपोर्ट किया है। अब बेलारूस और कालिनिनग्राड के बीच में सिर्फ 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको स्वाल्की गैप भी कहा जाता है और ये एरिया मोस्टली रूरल एरिया है और यही 65 किलोमीटर का एरिया यूरोप की बाकी नाटो कंट्रीज को इन तीन कंट्रीज लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से बाय लैंड कनेक्ट करता है। तो अगर फ्यूचर में रशिया के नाटो कंट्रीज के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है ना तो रशिया कालिनिनग्राड और बेलारूस से अपने सोल्जर्स और मिलिट्री को इस 65 किलोमीटर के एरिया में डिप्लॉय कर सकता है और इन तीनों कंट्रीज को बाकी नाटो कंट्रीज से बिल्कुल कट कर सकता है, इन्हें आइसोलेट कर सकता है। जिसके बाद लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में रशिया अपने सोल्जर्स भेज सकता है और इस केस में इन तीनों कंट्रीज को अकेले ही रशिया से फाइट करनी पड़ेगी। दूसरी नाटो कंट्रीज जमीन के रास्ते से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं दे पाएंगे और अगर बाकी नाटो कंट्रीज बाल्टिक सी के रास्ते से भी इन कंट्रीज की हेल्प करना चाहे ना तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशियन नेवी की बाल्टिक फ्लीट का हेडक्वार्टर्स कालिनिनग्राड में ही है और इसीलिए बाल्टिक सी से भी इन तीनों कंट्रीज की हेल्प करना आसान नहीं है। अब कालिनिनग्राड की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए इसीलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कालिनिनग्राड का पोर्ट भी रशिया का एकमात्र बाल्टिक सी पोर्ट है जिसमें 12 महीने में एक भी बार बर्फ नहीं जमती। इस वजह से रशिया इस पोर्ट को इकोनॉमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए थ्रू आउट द ईयर कभी भी यूज कर सकता है, जबकि विंटर्स में सेंट पीटर्सबर्ग का सी पोर्ट आइस से ढक जाता है। अब कालिनिनग्राड रशिया का एक मेजर इंडस्ट्रियल हब भी है। रशिया में यूज होने वाली 30% टेलीविजन्स कालिनिनग्राड में ही बनाई जाती है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद रशियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि वो कालिनिनग्राड को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। रशियन गवर्नमेंट चाहती थी कि कालिनिनग्राड को बाल्टिक सी का हांगकांग बनाया जाए और इसीलिए कालिनिनग्राड में मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में काफी छूट दी गई थी ताकि फॉरेन कंपनीज इस रीजन में इन्वेस्ट करें। पर रशिया ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। कालिनिनग्राड बाल्टिक सी का हांगकांग नहीं बना और वो हमेशा मॉस्को और दूसरे रशियन सिटीज से आने वाली सब्सिडीज पर ही डिपेंड रहा और रशिया के लिए इकोनॉमिक वे में कालिनिनग्राड कुछ खासा यूजफुल नहीं साबित हुआ और शायद इसीलिए साल 1990s में सोवियत ने कालिनिनग्राड को जर्मनी को वापस करने की कोशिश भी की थी। हालांकि रशियन गवर्नमेंट आज भी इस बात को डिनाई करती है, लेकिन साल 2010 में एक जर्मन मैगजीन देन स्पीगल में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि साल 1990 में सोवियत यूनियन के जनरल गेली बैटेनिन ने वेस्ट जर्मनी को एक मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने कालिनिनग्राड को रिटर्न करने का ऑफर दिया था। हालांकि इस क्लेम को ना उस टाइम के सोवियत यूनियन के लीडर रह चुके मिखेल गोर्बाचेव ने डिनाई कर दिया। लेकिन अगर सच में सोवियत यूनियन ने जर्मनी को कालिनिनग्राड वापस देने का ऑफर दिया भी होता तो भी जर्मनी इसको एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि देखो उस टाइम पर जर्मनी दो पार्ट्स में बटा हुआ था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, और उस वक्त ना जर्मनी की गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी ये थी कि किसी भी तरह जर्मनी को रीयूनाइट किया जा सके, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस के स्टेट इसके खिलाफ थे कि जर्मनी रीयूनाइट हो और इसीलिए उन स्टेट्स को मनाने के लिए जर्मनी ने एक ट्रीटी साइन की जिसके तहत जर्मनी किसी भी दूसरी टेरिटरी को ना ही क्लेम करेगा और ना ही किसी टेरिटरी के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। और इसीलिए अगर उस टाइम पर जर्मनी कालिनिनग्राड के ऑफर को एक्सेप्ट करता तो इससे जर्मनी के रीयूनिफिकेशन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसके बाद साल 2001 में भी जर्मनी और यूरोपियन यूनियन पर ये एलिगेशंस लगे थे कि वो कालिनिनग्राड
कालिनिनग्राड को रशिया से वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ना रशिया जर्मनी के 22 मिलियन पाउंड्स के डेब्ट को रीपे नहीं कर पा रहा था। हालांकि इन एलिगेशंस को दोनों साइड्स ने बाद में गलत बताया था। अब रशिया का हमेशा से यही कहना रहता है कि उसने ना तो कभी किसी को कालिनिनग्राड देने की बात की है और ना ही कभी करेगा। अब कालिनिनग्राड को रशिया से अलग करने की एक कोशिश बाल्टिक रिपब्लिकन पार्टी ने भी की थी। 1 दिसंबर 1993 में कालिनिनग्राड में इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। पार्टी का मेन पर्पस था कालिनिनग्राड को रशिया से अलग करके एक रिपब्लिक कंट्री बनाने का, और ये उसका ओल्ड नेम कोनिग्सबर्ग भी वापस लाना चाहते थे। हालांकि 26 मार्च 2003 को रशिया ने न्यू लॉ बना दिया, जिसके तहत एक पार्टी में 10,000 मेंबर्स और कम से कम हाफ रशियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए। और इस लॉ के चलते ही बाल्टिक रिपब्लिकन पार्टी 3 दिसंबर 2003 को डिसॉल्व यानी कि डी रजिस्टर हो गई, और इसी के साथ कालिनिनग्राड को कोनिग्सबर्ग में बदलने का उनका मिशन भी डिसॉल्व हो गया। तो दोस्तों, अगर इन सभी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए और कालिनिनग्राड की हिस्ट्री और उसकी ज्योग्राफी को देखा जाए तो ये साफ साफ पता चलता है कि कालिनिनग्राड रशिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। अब अगर फ्यूचर में कोई भी वॉर होता है तो ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए रशिया किसी भी कीमत पर कालिनिनग्राड को खोना नहीं चाहता। अब कुछ लोगों का ये भी दावा है कि रशिया ने कालिनिनग्राड में न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन्स भी रखे हुए हैं। रशिया कालिनिनग्राड को एक मेजर मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह देख रहा है, और अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी कालिनिनग्राड का ये रीजन रशिया के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कालिनिनग्राड रशिया की पावर को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक रशियन टेरिटरी जो नाटो कंट्रीज से घिरी हुई है वो इजीली खुद को डिफेंड कर रही है। रशिया के लिए कालिनिनग्राड एक सिंबल ऑफ प्राइड भी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियट्स की नाजीज पर जीत की ये एक निशानी है। और इन्हीं सब रीजंस को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि कालिनिनग्राड आने वाले टाइम में भी रशिया का ही पार्ट बना रहेगा। कालिनिनग्राड की हिस्ट्री आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक में कंजूसी मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको ही बताना कि रशिया का ये पार्ट उन्होंने कभी देखा है या नहीं। वैसे दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि आखिर रशिया जब अपने टेरिटरीज को इतना ज्यादा प्यार करता है तो उसने अपने इतने बड़े भूभाग जिसका नाम अलास्का था उसको यूएसए को क्यों दे दिया? अब आखिर क्यों रशिया ने अपने इतने बड़े लैंड मास अलास्का को यूएसए को सौंप दिया, जो कि यूएसए से काफी ज्यादा दूर है और जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है? अब आखिर रशिया ने ऐसा किया क्यों? वेल, अगर आप इसके बारे में एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जहां पर हमने बात किया है कि आखिर एआई कैसे आपके जॉब्स को छीन सकता है अगर आपने अभी से ये करना स्टार्ट नहीं किया तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, यहाँ पर टैप करो और जाकर देखो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।